जय हिंद। सफलता जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संविधान का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसमें हम भाग 4 तक कंप्लीट करवा दिए थे, काफी डिटेल में कंप्लीट करवाए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5 को। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान के भाग 5 को, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आता है। आज इन सब को हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन इनको कवर करने से पहले जो कुछ बैकग्राउंड है, ठीक है, क्योंकि इसमें आता है संघ यानी यूनियन। इसका मतलब हम बहुत अच्छा से आपको संविधान के भाग 1 वाले चैप्टर में बता चुके थे इसका क्या मतलब है। आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसको पढ़ लिए यानी पूरे सरकार को आप समझ लिए, ठीक है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। ठीक है, तो संविधान का भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि हम इसको समझ पाए। सरकार क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संविधान के भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक संविधान के भाग 5 में आता है, जिसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में? कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका किसको कहते हैं, विधायिका किसको कहते हैं और न्यायपालिका किसको कहते हैं। इन सब नामों से आप काफी परिचित होंगे। अगर आपका थोड़ा सा भी पॉलिटी में इंटरेस्ट होगा, है ना, देश की राजनीति में इंटरेस्ट होगा, तो इन सब नामों से आप काफी परिचित होंगे। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीनों लगभग अलग अलग है, लेकिन ये दोनों लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। कार्यपालिका, नाम से क्या समझ में आ रहा? कार्य करने वाली बॉडी। हमारे देश में जो कार्य करने वाली बॉडी होगी उसको कार्यपालिका बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। कहने का मतलब सरकार का वह अंग जो कानूनों को लागू करता है, ठीक है, और दैनिक मामलों का प्रबंधन करता है। ठीक है, बात समझ में आया? अरे कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो क्या करता है? कार्य ही तो करता है ना। यानी हमारे देश में कार्य करने वाली बॉडी को ही हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं। बात समझ में आया? तो कार्यपालिका, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका किसको बोलते हैं? जो केंद्र में सरकार जिसका होता है, जिसमें पीएम, गृह मंत्री आता है, मंत्री परिषद आता है। तो कार्यपालिका भारत में 2 तरह का है, 2 सदन में है, दो भाग में बांटा हुआ है। एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में संघ, ठीक है, यानी देश में जो कार्य करने वाली बॉडी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका में जो संघ यानी जो केंद्र में जो कार्य करेगी जो बॉडी, उसको हम लोग पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका में। और राज्य की कार्यपालिका में जो राज्य में कार्य करती है, ठीक है, क्या कार्य करती है? जो विधायिका कानून बनाती है उसको लागू करवाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। उस पर काम करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। देश चलाने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका के एक्चुअली में हेड कौन होता है? पीएम होते हैं। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का एक्चुअल हेड कौन होता है? पीएम होता है। और संघ की कार्यपालिका का अगर नॉर्मली में हेड पूछा जाए तो ये होता है प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? बुझाया नहीं तो बुझा देते हैं। संघ की जो कार्यपालिका होती है ना, अगर उसका हेड बोला जाए, अगर उसका मुख्य बोला जाए, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और अगर एक्चुअल हेड बोला जाए तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होते हैं, यानी देश में जो भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। जबकि कर्ता कौन है? मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, जितना भी मंत्री आता है इसी में आता है। बात समझ में आया? चलिए, ठीक है। इसी तरीका से जो एक केंद्र में जो राज्य मतलब कार्यपालिका हुआ, उसी तरीका से राज्य में कार्यपालिका होता है। ठीक है, तो इसका जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। अगर हेड बोला जाए तो वैसे तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें राष्ट्रपति है, इसमें राज्यपाल हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल हेड बोला जाए तो एक्चुअल हेड यानी वास्तविक प्रधान बोला जाए तो मुख्यमंत्री होता है एवं अन्य मंत्री। मुख्यमंत्री एक्चुअल हेड होता है। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन एक्चुअल हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री।
तो बात समझ में आ गया। जो राज्य में कार्य करती है उसको राज्य की कार्यपालिका बोलते हैं। अब आते हैं विधायिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विधायिका होती है, ठीक है, इसी का कार्य करती है कार्यपालिका। बात समझ में आया? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग को इसी को पढ़ना है। इसको पढ़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिक पढ़ लिए, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिक पढ़ लिए। क्लियर है? इसी को हम लोग को पढ़ना है, यही हमारे पॉलिटी में है। तो विधायिका, विधायिका का मतलब क्या है? जो कानून बनाने वाली जो संस्था होती है, जो बॉडी होती है हमारे देश में, वही विधायिका कहलाती है। ठीक है, जैसे में कौन, केंद्र में कौन हो जाएगा? संसद। केंद्र में कौन हो जाएगा? संसद। और राज्य में कौन हो जाएगा? विधायक। ठीक है, विधानसभा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वही। तो केंद्र में जिस तरीके से संसद हो गया, राज्य में कौन हो गया? विधानसभा हो गया। तो जो संघ की विधायिका होती है उसके 3 अंग होते हैं। जो संघ की विधायिका होती है उसके 3 अंग होते हैं। पहला संसद, ठीक है, मतलब संघ की विधायिका में संसद आता है, इसके 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो इसका आर्टिकल भी याद रखिएगा, हम यहाँ पर आर्टिकल भी लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं। और ये संसद क्या है? ये संघ की विधायिका है, यानी जिसको हम लोग केंद्र की विधायिका भी बोल सकते हैं। यानी ये क्या करती है? कानून बनाने का कार्य करती है। देश में जो भी कानून बनता है, जो भी संविधान संशोधन होता है, सबको करने का काम कौन करता है? संसद। अगर बोला जाए तो देश में सबसे पावरफुल कौन होता है? तो वो होता है संसद। ठीक है ना? क्योंकि संसद मिलकर ही किसी भी कानून में चेंजेस ला सकती है, किसी भी नए कानून को बना सकती है। ठीक है, तो संघ की विधायिका में कौन आता है? संसद। संसद कितना नंबर आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 79। इंग्लिश में हम लोग इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहले राष्ट्रपति, दूसरे राज्यसभा, तीसरे लोकसभा। इसको याद कैसे किया जाए? याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा? संसद आएगा। संसद के बाद आप याद कीजिए राज्यसभा। क्यों? क्योंकि यही उच्च सदन है। इसके बाद लोकसभा। तो 79, 80, 81, 79, 81, 81 सीक्वेंस से याद कीजिए, याद हो जाता है बहुत जल्दी, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो संसद समझ में आ गया। संसद का क्या कार्य होता है? देश के लिए कानून बनाना। ठीक है, और उसको कार्यपालिका को देना ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके, उस आधार पर कार्य कर सके, यही सब है। ठीक है, तो संसद क्या होता है? वो देश के लिए कानून बनाता है। आर्टिकल 79 में इसका संरचना दिया हुआ है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और ये हस्ताक्षर करते हैं। इनके हस्ताक्षर के बाद ही, यानी कि इनके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी कानून बन पाता है। ठीक है, जैसे पहले मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया, यहां से पास हो गया बहुमत से, फिर राज्यसभा में कोई बिल जाएगा। ठीक है, वहां पर बहुमत से पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो ही वह कानून माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोल सकते हैं कि नहीं, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरीका से संघ की विधायिका होती है उसी तरीका से राज्य की भी विधायिका होती है, लेकिन संघ की विधायिका मोस्ट पावरफुल होती है। मोस्ट पावरफुल, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर होता है संघ की विधायिका के पास, जबकि राज्य की विधायिका के पास कुछ कुछ पावर होता है। ठीक है, तो राज्य स्तर पर कानून बनाने का जो निकाय होता है उसे ही हम लोग राज्य की विधायिका कहते हैं। अभी इतना ही, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो काफी डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना। एक एक जो आपके मन में जो सवाल उठेगा उसको हम यहां से जवाब देंगे। ठीक है, तो राज्य की विधायिका किसको कहते हैं? ये राज्य स्तर पर राज्य की कानूनों को बनाती है। ठीक है, ये जो होती है ये द्विसदनीय एवं एक सदनीय होता है। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं वहां एक सदनीय विधायिका है। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य है जहां द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय क्या होता है, एक सदनीय क्या होता है? द्विसदनीय में कुछ नहीं, जैसे एक सदनीय में क्या होता है ना, एक राज्यपाल होते हैं और एक विधायक होते हैं। मतलब जो विधायक का विधान जो मंडल होता है, विधान जो सभा होता है, विधानसभा भी बोल सकते हैं। ठीक है, विधानसभा एक होते हैं, मतलब एक विधानसभा होता है, एक राज्यपाल होता है, ये दोनों मिलकर कानून बनाता है। विधानसभा में पास होता है, फिर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, लेकिन वही 2 सदनीय में क्या हो जाता है ना, विधान परिषद आ जाता है।
एक्चुअली में देखा जाए तो विधान परिषद का कोई कार्य नहीं होता है राज्य में, वहां भी यही दोनों मिलकर कानून बनाती है। ठीक है, जैसे बिहार में आपका विधान परिषद है, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है, तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद था। तो ये सब कहानी है। तो द्विसदनीय और एक सदनीय का मतलब उम्मीद है आप लोग समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला पार्ट में जब हम इसको पढ़ाएंगे डिटेल में तो हम बता देंगे किस किस राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, और किस किस राज्य में विधान परिषद था जो अपने विधान परिषद को खत्म कर दिया। जब इसका कोई जरूरत ही नहीं है तो क्यों रखेगा। चलिए अब न्यायपालिका में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यायपालिका, न्यायपालिका के मामले में ये लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसको अलग अलग रखा गया है। तो न्यायपालिका वह प्रणाली है जो किसी भी देश की कानून व्यवस्था की व्याख्या करता है कि क्या है वहां का कानून व्यवस्था, है ना, और उसके संविधान के अनुसार काम करता है ना, इसे लागू करवाती है, बचाव करती है। ठीक है, और संविधान का यह वह अंग है जो विवादों को सुलझाती है। एक्चुअली में विवाद सुलझाने के लिए ही न्यायपालिका होती है, न्याय करने के लिए। ठीक है, कानून तोड़ने पर दोषी को सजा भी देती है यही न्यायपालिका। इस न्यायपालिका का एग्जाम्पल यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, और भी होता है सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है, कुछ कुछ और भी होता है। तो वो हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट अभी पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये होता है दिल्ली में, इसको हम लोग हिंदी में उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम एससी लिख दिए हैं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं हाई कोर्ट। ये दिल्ली में होता है, हम लोग का दिल्ली में है। ये हर राज्य में लगभग होता है, किसी किसी राज्य में नहीं होता है। जैसे हमारा राज्य है झारखंड, तो यहाँ है। ठीक है, यहाँ क्या है, हाई कोर्ट है। ठीक है, हिंदी में इसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 124 के तहत आता है और ये आर्टिकल 214 के तहत आता है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग विधायिका को पढ़ेंगे और विधायिका के अंदर में जो संसद आता है, संसद का जो 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको संसद बता दिया। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाती है उस पर हस्ताक्षर करने का काम राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं भी करना चाहे तब भी राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? देश के संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति ही होते हैं। देश के जो संवैधानिक प्रधान होते हैं, देश के जो पहले नागरिक होते हैं, और वरीयता क्रम में सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति का ही नाम आता है। तो चलिए राष्ट्रपति को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को याद करेंगे। आर्टिकल यानी अनुच्छेद को, है ना। जो संविधान का किताब है उसमें राष्ट्रपति का पद कितना नंबर आर्टिकल के तहत आता है? ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 52 के तहत। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। ठीक है, यानी आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे तभी भारत में एक राष्ट्रपति है, वरना नहीं होता। ठीक है, और आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति जो है वो देश के प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, पहले हम बता चुके हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करेगा, है ना, और ये होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी रेशियो मेथड से राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभा के सदस्य, है ना, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। हम लोग विधानसभा और लोकसभा को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मेथड से होता है। इसमें लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग और राज्य में जो विधायक होता है विधानसभा के लोग, मतलब सदस्य, इसमें शामिल होते हैं, है ना। और इसमें वरीयता के क्रम पर राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है।
ठीक है। जैसे जिस क्षेत्र में जितना ज्यादा वोटर, जैसे अगर कोई सांसद है और अगर कोई विधायक है, जैसे हम लोग के क्षेत्र में है सांसद सीपी चौधरी और विधायक है अनूप सिंह, तो क्या ये दोनों का वोट बराबर होगा राष्ट्रपति को चुनने के लिए? नहीं, क्योंकि संसद जो है वो लगभग 10 लाख जनसंख्या की आबादी पर वो जीते हैं, है ना। विधायक उससे बहुत ही कम आबादी पर रहते हैं, ठीक है। हमारे जो संसदीय क्षेत्र है गिरिडीह लोकसभा, इसमें 6 गो विधानसभा आता है, यानी हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि 6 गो विधायक मिलकर, 6 गो अनूप सिंह जैसा विधायक मिलकर एक चंद्र प्रकाश चौधरी का सामना कर पाएगा वोटिंग के मामले में, राष्ट्रपति के वोटिंग के मामले में। सिंपल और आसान भाषा में हम लोग इसी को समझते हैं, ठीक है। और भी डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना में आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अब आर्टिकल 56 में आते हैं। आर्टिकल 56 ये कहता है ना कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा ये होगा आपका 5 साल का, ठीक है। अलग अलग देश का अलग अलग संविधान है, जैसे अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति का पद 4 साल का होता है, ठीक है। तो उसका संविधान से हम लोग को कोई मतलब नहीं, अपने संविधान से मतलब है। हाँ, अगर आप बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ देता है अदर के भी संविधान से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना तैयारी मजबूत रखना है ना। तैयारी मजबूत रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। परिस्थिति कैसी भी होगी आप सफल हो जाइएगा अगर आपका तैयारी अच्छा होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन का बात किया गया है, यानी राष्ट्रपति जितने बार चाहे, एक राष्ट्रपति जितने बार चाहे, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ योग्यता, योग्यता में अभी हम जितना भी योग्यता पढ़ाएंगे ना, सब में एक चीज कॉमन रहेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज सब में कॉमन रहेगा। एक कॉमन नहीं रहेगा, वो है एज, ठीक है। तो 35 ईयर एज होना चाहिए कम से कम, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 ईयर होना चाहिए, यानी 35 साल होना चाहिए, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी कोई जाकर राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। 50 को आपका नाम को आगे करने वाला होना चाहिए, ठीक है, और 50 को आपका अनुमोदक भी होना चाहिए, ठीक है। ये दशाएं हैं जो पागल या दिवालिया नहीं बोले थे ना, उसी के बारे में है, आर्टिकल 59 में लिखा हुआ। आर्टिकल 60 इंपॉर्टेंट है, इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को। हम लोग केंद्र सरकार का कोई भी चीज देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति सबको शपथ दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। ये किस नंबर आर्टिकल में है? ये 60 नंबर आर्टिकल में। आर्टिकल को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाए। महाभियोग का क्या मतलब होता है? महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को क्यों हटाना है भाई? जब चुन के आए हैं तो, है ना। जब उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थिति होती है, कुछ उसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति पर अगर लगता है किसी संसद के दोनों सदन में, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, ठीक है। लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। और एक सदन में अगर 1/4 लोग मिलकर, ठीक है, एक सदन में अगर 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर कर देता है राष्ट्रपति के महाभियोग पर, तब वो आगे का सदन के में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए तुरंत, नहीं, ठीक है। वो आगे का सदन में जाएगा। मान लीजिए अगर लोकसभा में हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। जिसमें हुआ है उसके बाद आगे वाला ये में जाएगा। अगर राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में, लोकसभा में हुआ है तो राज्यसभा में। जिसके पास भी जाएगा वो क्या करेगा? इस पर जांच करेगा कि क्या ऐसा हुआ है सच में। अगर जांच में पाया जाता है कि अगर ऐसा हुआ है, जांच मतलब क्या? वोटिंग करेगा, ठीक है। और 2/3 सदस्य मिलकर, अगर 2/3 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं,
ठीक है, कितना सदस्य, अगले सदन में 2/3 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के खिलाफ वोटिंग करेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा समझा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। अभी तक भारत में एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, क्योंकि ये मामला क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक्चुअली में कुछ पावर ही नहीं होता, कहां से वो संविधान का उल्लंघन करेंगे। संविधान में वो कुछ करते ही नहीं है, जो उसे करवाया जाता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से जो भी काम है वो करवाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए महाभियोग लग जाता है, ठीक है, तो उस समय के लिए हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ा जाता और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं तब तक वो बैठे ही रहेंगे। ये स्थिति राष्ट्रपति के पद त्याग के भी प्रक्रिया में किया जाता है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति पद को त्याग दिए, इस्तीफा दे दिए, बिना महाभियोग का प्रक्रिया नहीं लगा फिर भी इस्तीफा दे दिए, तो ऐसे कंडीशन में भी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति का पद को संभालते हैं। ठीक है, कब तक संभालते हैं, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं। ठीक है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आते हैं तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर में ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। और एक और बात समझ में आता है ना, अगर ये वीडियो, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करो बाबू, है ना, सब्सक्राइब करो और बाकी जितना भी दोस्त है सबको भेजो। ठीक है, और पढ़ो अच्छा से, है ना। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको आर्टिकल और सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो राष्ट्रपति ये अपने आप में पूरा नहीं है। राष्ट्रपति संविधान में शुरू से लेकर अंत तक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे, लेकिन जितना भी थ्योरेटिकल चीज था, जितना भी आर्टिकल से रिलेटेड था, इसमें हम आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अभी संविधान का भाग 5 आगे चलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम राष्ट्रपति बता रहे हैं। ठीक है, अभी लोकसभा, राज्यसभा बताना है, संसद बताना है। ठीक है, संसद के ये अंग होते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना है, बिना पढ़ ले कोई उम्मीद नहीं है। आर्टिकल 72 छूट गया ना। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है ना। तो क्या भारत में सिर्फ राष्ट्रपति ही होते हैं जिन्हें क्षमादान की शक्ति होती है? नहीं, राज्यपाल को भी होती है, लेकिन राज्यपाल को संगीन मामलों में क्षमादान की शक्ति नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर फांसी की सजा राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं या कठोर सजा को कम कर सकते हैं। जैसे किसी को आजीवन कारावास हो गया तो उसको सजा को 7 साल कर देंगे, 5 साल कर देंगे, है ना। किसी को फांसी हो गया है तो उसको कारावास की सजा दे देंगे। इस तरीका से राष्ट्रपति को ये पावर होता है आर्टिकल 72 के तहत कि वो किसी कैदी की सजा को माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसी तरीके से राज्यपाल को भी होता है पावर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा को नहीं खत्म कर सकता है राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया। अब आते हैं, एक लिस्ट देख लेते हैं, है ना। ये अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस लाइन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता होता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन इनसे एक बार क्वेश्चन ये बना था कि वो किस क्षेत्र के, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले वो उनको कौन सा क्षेत्र मिला था मंत्रिमंडल में, तो कृषि एवं खाद्य मंत्री का पद मिला था, ठीक है। भारत का जो मंत्रिमंडल था, अंतरिम मंत्रिमंडल, यानी भारत का जो ये होता है लागू होने से पहले, सरकार बनने से पहले, इनको कृषि एवं उद्योग का मंत्री का मामला दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन उनसे भी पहले वो पटना नगर निगम के मेयर हुआ करते थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं और भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। इन्हीं के याद में हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। तीसरा में जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी
उसके बाद फिर एक आए थे, इनका पद संभाले थे। ठीक है, छठा नंबर नीलम संजीव रेड्डी, बहुत ज्यादा इससे आज तक क्वेश्चन आया है। क्या आया है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से चुने गए थे, इनके विरोध में कोई खड़े नहीं हुआ था। नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुने होंगे, इन्हें भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक साइंटिस्ट है ना। इनका ये याद रखिएगा, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 नंबर में प्रतिभा सिंह पाटिल, क्या इनका खासियत है? ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। ये भारत की पहली महिला आदिवासी महिला भी थी जो राष्ट्रपति बनी है। रामनाथ कोविंद, ये 14 नंबर के थे, है ना। ये एससी थे, मतलब सॉरी एसटी नहीं, एससी थे, हरिजन जिसको कहा जाता है ना। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग का सामने आ गया है ना। उसका तैयारी करना है, मैं तैयारी करवा रहा हूँ, मेरे साथ तैयारी कीजिए। इस वीडियो को 2 बार देखिए, याद हो जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को, है ना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और संघर्ष कीजिए। अगर आप संघर्ष कीजिएगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए, जय हिंद।